नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग हल करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी भाषा के अभ्यास प्रश्न जो आप सभी लोगों के परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 76 से प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने 51 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को हल किया था, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। निर्देश दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें प्रश्न संख्या 76 और 77। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है जिसका चयन कीजिए। इसी तरह आप सभी लोगों के परीक्षा में निर्देश दिया होता है कि प्रश्न संख्या इतने से लेकर इतने तक वाक्य के शुद्ध या कह सकते हैं शुद्ध शब्द का चयन करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 76 क्या है। इस लड़की ने दही गिरा दी। आप ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न दिया है कि इस लड़की ने दही गिरा दी। इस वाक्य में कोई एक ऐसा शब्द है जो कि अशुद्ध है, उस अशुद्ध शब्द की वजह से यह वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे 4 विकल्प दिया है, ए, बी, सी और डी। इन चारों विकल्प में देखेंगे कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो सबसे पहले हम विकल्प को पढ़ेंगे। इस लड़की ने दही गिरा दिया। बी दिया है कि इस लड़की का दही गिरा दिया। सी दिया है इस लड़की की दही गिरा दिया। और डी दिया है कि इस लड़की से दही गिरा दिया। तो प्रश्न नंबर 76 का सही जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। इसका सही उत्तर है ए, यानी इस लड़की ने दही गिरा दिया। प्रश्न क्या था कि इस लड़की ने दही गिरा दी, यानी दी जो है यहाँ क्या होगा, दिया शब्द लगने से यह वाक्य जो है शुद्ध हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर यानी 76 का ए है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दिया है कि आंसू से आंचल भीग गई। इस वाक्य में भी एक ऐसा शब्द है जिसकी वजह से यह वाक्य अशुद्ध है। अब विकल्प हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद सही विकल्प का चयन करेंगे। ए दिया है आंसुओं से आंचल भीग गया। बी दिया है आंसू से आंचल भीग गया। और सी दिया है आंसुओं से आंचल भीग गई। और डी दिया है आंसू से आंचलें भीग गई। और प्रश्न नंबर 77 का सही उत्तर क्या है, ए है, यानी आंसुओं से आंचल भीग गया। यानी इसमें जो शुद्ध वाक्य है, आंसुओं लगने से यह वाक्य जो है शुद्ध हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 78। इसमें क्या पूछ रहा है, यानी भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द। विकल्प देख सकते हैं, ए भावी, बी दिया है भविष्य वक्ता, सी दिया है अतीत, या डी दिया है पुरातन। तो 78 का सही जवाब आप सभी लोग दे दिए होंगे कि भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द है। का सही विकल्प ए है, भावी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 79 में क्या पूछा है कि अभिजात्य का विलोम बताइए। कुलीन, सामान्य, अकुलीन, डी दिया है वंचित। 79 का सही उत्तर क्या है, सी, यानी अभिजात्य का जो विलोम शब्द यानी अपोजिट शब्द है वह अकुलीन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 80 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आप सभी लोग ऐसे ही प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि गणेश का पर्यायवाची शब्द है, उसमें जो आप सभी लोग जानते हैं जैसे गजानन, विनायक, विघ्नेश दिया है, ये सभी क्या है, गणेश के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन इसमें पूछा है नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या है, डी है, गोविंद। ठीक है, तो आप लोग यदि नहीं पढ़ते हैं कि इसमें पूछा है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप वहां नहीं पढ़ लेते हैं, तो वहां गजानन को कर लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान से पढ़े कि क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है, गोविंद नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है, डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 81 को देख सकते हैं। प्रश्न 81 में पूछा है कि उ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। विकल्प आप सभी लोग देख सकते हैं, कंठ, मूर्धा, तालु और दंतोष्ठ दिया है। लेकिन आप सभी लोगों को बता दें कि कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें उसके चारों विकल्प
गलत होते हैं, लेकिन उसका नंबर आप सभी लोगों को मिल जाता है। तो प्रश्न नंबर 81 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोगों को वर्णमाला अच्छे से पढ़ाया गया है, आप लोग जानते होंगे, तो इसका जवाब दे दिए होंगे। यानी ऊ का उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है। कैसे? ओष्ठ। ऊ का उच्चारण आप सभी लोग कर सकते हैं, उसके बाद उसका उच्चारण स्थान बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 82 आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है। आप सभी लोगों को बता दें कि आप सभी के एग्जाम में कम से कम 1 से 2 प्रश्न जो है मुहावरे और लोकोक्ति से आता है। कम से कम 2 प्रश्न तो जरूर आता है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि मुहावरे और लोकोक्ति को जरूर अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, विकल्प दिया है अपने पैरों पर खड़ा होना, बी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, और सी दिया है आसन डोलना, और डी दिया है अपना उल्लू सीधा करना, यानी स्वावलंबी होना, यानी खुद पर निर्भर होना। इसका सही क्या होगा? ए होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? स्वावलंबी। स्वाव यानी खुद पर निर्भर रहना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 83 आप सभी लोग देख रहे हैं कि इसमें दिया है कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? विद्वान, या कुशा, या कुशाग्र बुद्धि, या डी दिया है मंद बुद्धि। तो प्रश्न नंबर 83 का सही उत्तर जो है वह सी है, कुशाग्र बुद्धि। यानी कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 84 आप सभी लोग देख सकते हैं, इसमें दिया है माता पिता में कौन सा समास है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी सामान्य सा प्रश्न है, आप सभी लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे। यानी 84 का सही उत्तर क्या है? द्वंद्व समास। क्योंकि समास जब हमने पढ़ाया था या अभ्यास प्रश्न कराते हैं, जब भी समास से आप सभी लोगों के अभ्यास प्रश्न में ऐसा कुछ प्रश्न आता है, तो उस पे हम अच्छे से आप सभी लोगों को बता देते हैं कि कैसे उसकी पहचान करते हैं। यहाँ माता पिता दिया है, यानी द्वंद्व समास की पहचान होती है कि जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और वह दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हो। क्या हो? विलोम हो, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेषता की बात होती है, यानी तुलना किया जाता है एक दूसरे से। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि साकार शब्द दिया है, साकार का विपरीतार्थक शब्द। ध्यान रखेंगे, विपरीतार्थक शब्द दिया हो या विलोम शब्द, ये दोनों एक ही हैं। विपरीत या विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो साकार का विलोम शब्द क्या होगा? यानी सबसे पहले आप समझेंगे कि साकार का अर्थ क्या होता है। साकार यानी जिसका आकार हो। क्या? जिसका कोई आकार हो या रूप हो उसे साकार कहते हैं। इसका विलोम होगा बी निराकार, जिसका कोई रूप न हो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 86 में पूछा गया है कि तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। आप सभी लोगों को बता दें कि संधि समास ये काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में कम से कम 3 से 4 प्रश्न संधि से आते हैं, और वैसे ही 2 से 3 प्रश्न आप सभी लोगों के एग्जाम में समास से आता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि संधि और समास कितना महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टि से। तो ऐसे ही संधि और समास को अच्छे से आप सभी लोग पढ़ें। और बता दें कि आप सभी लोगों के लिए जो अभ्यास प्रश्न जितने भी कराए जाते हैं हिंदी के, वह आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें, अंत तक जरूर करें, क्योंकि परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न बहुत ही सहयोगी होता है। कि अभ्यास प्रश्न में तरह तरह के प्रश्न आते हैं, अनेक अलग अलग टॉपिक से, और उसे किस तरह आप सभी लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है, तो परीक्षा के लिए बहुत सहयोगी होता है। 86 का आप सभी लोग उत्तर देंगे। क्या इसका सही उत्तर है? यानी बी होगा, तिरह धन कार। अब इसमें पूछा जाए कि कौन सी संधि होगी। जब यहाँ संधि विच्छेद कर दिए तो तिरह, यानी जैसे ही विसर्ग लगा तो यह कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो इस तरह आप लोग ध्यान रखेंगे कि संधि विच्छेद भी जानते रहें और संधि का नाम भी जानते रहें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 87 में पूछा गया है विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द, या कह सकते हैं विलोम शब्द। आप सभी लोग को बार बार बताते चलते हैं विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द एक ही है। ठीक है, तो यहां देखेंगे इसका विशिष्ट
का जो विपरीतार्थ है, क्या विलोम शब्द है, 87 का सही उत्तर क्या होगा? अति विशिष्ट या सामान्य या असाधारण या असामान्य। तो इसका सही उत्तर होगा सामान्य, बी विकल्प 87 का सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें दिया है कि रुपया पैसा में समास बताइए। तो इसका सही जवाब आप सभी लोग दे दिए होंगे। यानी रुपया और पैसा के बीच में क्या लगा? योजक चिन्ह लगा हुआ है। यानी 88 का सही उत्तर क्या है? द्वंद्व समास। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 89 में पूछा गया, तैराक में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय और उपसर्ग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखें। बहुत ही कह सकते हैं बहुत आसान सा टॉपिक है, जिसे आप सही कर लेते हैं तो नंबर आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तैराक, सबसे पहले तैराक का क्या होगा? इसमें देखेंगे प्रत्यय क्या है। प्रत्यय वे शब्द, यानी जो मूल शब्द होता है उसके बाद में जो शब्दांश जुड़ते हैं वह क्या कहलाता है? वही प्रत्यय कहलाता है। यानी तैराक में क्या लगा है? आक, तैर धन आक, आक प्रत्यय लगने से तैराक जो है एक नया शब्द बना। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 90 आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दिया है निष्फल। क्या दिया है? निष्फल किस प्रकार की संधि है? संधि को जानने से पहले आप लोग सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? निह धन फल। आप सभी लोगों को हमने बताया कि जब भी संधि और समास की पहचान करना हो तो सबसे पहले संधि पूछा जाए तो उसका संधि विच्छेद करें, और समास पूछा जाए तो समास विग्रह करें, तब उसकी पहचान करें। तब पहचान करने में आसानी भी होगा और उसका सही उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो निष्फल का क्या होगा? निह धन फल। यानी आप देखेंगे इसमें विसर्ग लगा है, तो 90 का जो सही उत्तर होगा वह सी है, यानी विसर्ग संधि। इससे आप लोग आसानी से संधि की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिया है कि व्यर्थ, क्या दिया है? व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? 91 का सही उत्तर आप सभी लोग देंगे, क्या होगा? वी धन अर्थ। क्या है? वी धन अर्थ, यानी इसका सी जो है सही विकल्प होगा। अब कौन सी संधि होगी? तो वी, यानी ध्यान रखेंगे वी में ई लगा हुआ है और उसके बाद अ लगने से क्या बनता है? य बनता है। तो क्या होगा? यह यड़ संधि। क्या कहलाएगा? यड़ संधि। आप सभी लोगों को हमने बताया था, जब ऐसा हो आधा अक्षर जुड़ा हो य से तो वह यड़ संधि कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 में पूछा है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे, नोट भी कर लेंगे। आप सभी लोगों के एग्जाम में हिंदी भाषा और बोलियों से प्रश्न आता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। क्लास में आप सभी लोगों को बताया गया था, प्रैक्टिस सेट जब भी कराया जाता है उसमें भी बताया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जब पूछा जाए एग्जाम में कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे 5 उपभाषाएं हैं। और वह कौन कौन सी उपभाषाएं हैं उसके बारे में हम आप सभी लोगों को बता देते हैं, उसे याद रख लेंगे। पहला आपका है राजस्थानी हिंदी, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे, राजस्थानी हिंदी। दूसरा जो है आपका, उसे भी नोट कर लेंगे, पश्चिमी हिंदी। आप सभी लोग हिंदी लगा लेंगे, हम एक एक बताते चल रहे हैं। तीसरा जो है वह पूर्वी हिंदी। कौन सा है? पूर्वी हिंदी। और चौथा जो है वह बिहारी हिंदी। उसके बाद लास्ट पांचवा जो उपभाषा है वह पहाड़ी हिंदी। इसे ध्यान रखेंगे। अब इन जो 5 उपभाषाएं हैं, इन पांचों उपभाषाओं के अंतर्गत कुछ बोलियां हैं जो कि 17 कह सकते, इसे ध्यान रखेंगे। कुल कितनी बोलियां हैं? तो 17 बोलियां हैं। जैसे राजस्थानी जो उपभाषा है उसमें कौन कौन सी बोलियां हैं आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग लिख लेंगे। जैसे राजस्थानी में आता है जयपुरी, मालवी, मेवाती, ढूंढानी, जो है यह राजस्थानी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में कौरवी है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है, यह पश्चिमी हिंदी में आता है। उसके बाद पूर्वी हिंदी की जो ट्रिक है आप लोग याद रख लेंगे, ABC। ABC से होता है अवधि, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। बिहारी हिंदी में आता है
मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, कुमाऊनी और गढ़वाली जो है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोलियां हैं। ठीक है, तो यह आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 93 में पूछा गया है, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर क्या है? 95 का बी। क्या होगा 95 का? तो आप सभी लोग 93 का, सॉरी 93 का डी है, शुद्धोधन। क्या है? शुद्धोधन जो है शुद्ध आत्मा का मनुष्य शुद्धोधन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 94 में पूछा है, गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ए है, गय धन अकह। यहां ध्यान रखेंगे, गय यानी अय और अ मिलके क्या बनता है? तो आप ध्यान रखेंगे आय बनता है। क्या बनता है? आय। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गाय कह, यानी गायक क्या है? अयादि संधि। क्या? अयादि संधि। इसे ध्यान रखेंगे। अयादि संधि किस संधि के अंतर्गत है? तो ध्यान रखेंगे स्वर संधि के। संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा? स्वर व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इसे ध्यान रखेंगे। अब हम जब स्वर संधि को पढ़ते हैं तब इसमें 5 प्रकार है। कौन कौन सा? दीर्घ है, गुण है, उसके बाद आपका वृद्धि आता है, यड़ आता है और अयाधि। तो अयाधि संधि स्वर संधि के अंतर्गत है और गाय का जो है अयाधि संधि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 95 आप सभी लोग देखेंगे, नीलांबर में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय या अव्ययी? तो 95 का जो सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। क्यों? क्योंकि नीलांबर का जब समास विग्रह करेंगे, आप सभी लोगों को हमने बताया कि समास संधि पूछा जाए तो उसका विग्रह करना बहुत जरूरी होता है, तभी हम समास की पहचान कर पाएंगे और संधि की भी पहचान सही ढंग से कर पाएंगे। नीलांबर यानी नीला है जिसका अंबर, पहला दूसरा पद प्रधान न होके तीसरा पद प्रधान हो रहा है। कौन होता है? यानी बलराम। बलराम को जो है नीलांबर कहा जाता है, तो यह बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 96 आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? आप लोग वाक्य पढ़ के क्रिया को वर्तमान यानी प्रेजेंट काल में आप लोग इसे सही दे सकते हैं उत्तर। ए दिया है, उसने फल खा लिए थे तो यह पास्ट में हो गया यानी भूतकाल में। सी दिया है, तुम कल आने वाले थे, ये भी आपका भूत में चला जाता है। मैं पटना जाऊंगा या भविष्य में, यानी इसका सही उत्तर है मोहन जा रहा है, यानी यह कंटिन्यू कार्य चल रहा है। जब भी कार्य जो है चल रहा हो रहा हो, वह प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 97 आप सभी लोग देख सकते हैं, जो चित्त के साथ क्रियाशील हो उसे क्या कहते हैं? उसे चित्तशील कहते हैं। इसका सही उत्तर डी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 98 आप सभी लोग देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा है व का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप सभी लोग प्रश्न नंबर 98 का सही उत्तर दे दिए होंगे, दंतोष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ। ध्यान रखेंगे वह जो है वह दंत और ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, इसलिए वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। वह के साथ साथ वह जब भी एग्जाम में पूछा जाए फ और व का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंतोष्ठ है। यदि फ का उच्चारण स्थान खाली फ, ओनली फ का पूछा जाए तो ओष्ठ होगा, और यदि केवल व का पूछा जाए तो यह दंतोष्ठ होगा। तो यहाँ तीनों में आप समझ सकते हैं कि जब व का केवल पूछा जाए वह दंतोष्ठ होता है, जब व और फ का पूछा जाए तो व और फ जो है वह दोनों दंतोष्ठ होता है। यदि फ का खाली पूछा जाए तो यह वो ओष्ठ होता है। ठीक है, इस तरह उच्चारण स्थान आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 99 आप सभी लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, या 4 विकल्प में नहीं है? तो ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक। प्रत्येक जो है सदैव एक वचन में रहता है, वह उसका जो है कि प्रयोग जो है बहुवचन में नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर बी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इस अभ्यास प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। पूछा है कि तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान होता है। ध्यान रखेंगे कैसे? आप ध्यान रखेंगे सॉरी, कि तत्पुरुष समास में जो है कौन सा पद प्रधान होता है? तो
इसे ध्यान रखेंगे। तत्पुरुष समास में सॉरी दूसरा पद प्रधान होता है। कैसे? राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार कौन सा है? तो राजकुमार ध्यान रखेंगे यह तत्पुरुष समास है। राजकुमार यानी राजा का कुमार। क्या होगा इसका समास विग्रह? राजा का कुमार। कुमार यानी बेटा। बेटा को क्या कहा जा रहा है? बेटा को एक शब्द में राजकुमार के नाम से उसे प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए इस बेटा के लिए यह तत्पुरुष समास हुआ। तो यह दूसरा पद यानी कुमार के लिए तो कुमार दूसरा पद है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज के इस क्लास में जो हमने 25 प्रश्नों को हल कराया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अलग अलग टॉपिक से प्रश्न थे। हमने अच्छे से समझाने और जो है आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। आप लोग इसी तरह से जो है हिंदी भाषा के जितने भी महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न कराए जाते हैं, तो एक-एक प्रश्नों को हल करें, साथ-साथ कमेंट भी करते चले, सही उत्तर देते चले और जो है अंत तक ज़रूर देखें। इसलिए आप सभी लोगों को फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।